सेना में भर्ती की तैयारी करने वाले नौजवानों में अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी है। A war over Agnipath has resulted in at least 9 trains being torched in different parts of the country. Protesters set a railway coach on fire. They blocked highways. They barricaded rail lines. Even some politicians and their residences were targeted. नमस्कार दोस्तों बॉर्डर फिल्म आई थी कुछ समय पहले और उसमें एक गीत था, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे। ये गीत एक सैनिक जो देश की सेवा करता है बॉर्डर पे जाके, उसके अंदर की भावना को बताता है कि वो अपने घर से मिलने के लिए कितना तड़पता है और उसके घर वाले उसको चिट्ठी लिखते हैं कि घर कब आओगे। लेकिन आज जो ये योजना मोदी सरकार ने लागू की है, अग्निवीर योजना, जिसमें सिर्फ 4 साल के लिए इस सैनिक को सेना में रहना है और शायद 4 साल के अंदर ही उसको देश के बॉर्डर पे जाके देश की सेवा करनी है। तो क्या ऐसी भावना अब आने वाले सैनिकों में रहेगी? क्या अभी भी उसको इतना ही अपना घर सताएगा जब उसको ये पता होगा कि 4 साल के बाद ही मुझे ये सेवा समाप्त करनी है? तो इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ बहुत ही देश के लिए अपनी जान तक देने की भावना रखने वाले 2 भूतपूर्व सेना के लोग हमारे साथ हैं। 2 बंदे मेरे साथ हैं जो कि देश की सेवा कर चुके हैं और इनका परिचय मैं आपको दूंगा। मेरे साथ हैं जीडी राणा जी। नमस्कार, जय साथियों। और मेरे साथ हैं हरविंदर फौजी जी। नमस्कार साथियों, जय हिंद। दोनों ही मेरे भाई हैं और दोनों ही देश के लिए काफी समय तक आर्म फोर्सेस में रह करके देश की सेवा कर चुके हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जो ये अग्निवीर योजना 4 साल के लिए सैनिक जवान रखने सेना में जो लागू हुई है, इन पे इनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? राणा जी आप बताएंगे। जो ये 4 सालों के लिए अग्निवीर योजना रखी जा रही है, इस पे प्रतिक्रिया तो पूरा देश ही लगभग इस समय दे रहा है, किंतु हमारी तरफ से अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो हम ये कहना चाहेंगे कि जो 4 साल है, इसके लिए किसी तरह की सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है, क्योंकि सेना एक ऐसा अंग है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो चाहे आर्मी हो, एक ऐसा अंग है जहां पर कोई भी जाता है तो जज्बे के साथ जाता है और वो जज्बे के साथ ही जाता है। परंतु जब किसी इंसान को ये पता चले कि मुझे 4 सालों में ही आना है तो उसका जज्बा कैसे रहेगा, इस बारे में हर कोई जान सकता है। और बात रही इस चीज़ की कि हम इस पर क्या कर सकते हैं, तो इससे पहले किसी भी चीज़ को लागू करने से पहले अगर हम उसके बारे में पूरी नीति बना लेते हैं और उसको किसी छोटे स्केल के तौर पर कहीं पर लागू करते हैं तो वह बहुत बड़ी बात होती है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण देना चाहूँगा मैं आपको कि हम एक कोई भी चीज़ लागू करने से पहले, जैसे कि आज बात करें पैरामिलिट्री फोर्सेज है, एक जवान जब भर्ती होने जाता है उसको ये नहीं मालूम होता कि पैरामिलिट्री फोर्स क्या है, आर्मी क्या है। उसके लिए तो देश सेवा के लिए जाता है। वो तो अब मालूम पड़ने लगा है कि पैरामिलिट्री क्या चीज़ होती है और आर्मी क्या होती है। परंतु एक नए इंसान को पूछे तो सभी को फोर्स ही बोलता है, हर चीज़ बोलता है, और वास्तव में जिसके बेल्ट लग जाती है वो फोर्स का ही होता है, क्योंकि उस पर सभी तरह के अधिकार होते हैं देश की रक्षा के लिए, वो आगे मर मिटने के लिए तैयार होता है। परंतु बात करें यहाँ पर पैरामिलिट्री की और उसके ऊपर, तो ये जो अनुभव है, आज हमने जितनी नौकरी करी है उसके अंदर जब पैरामिलिट्री से पेंशन हटा दी गई थी, उसके ऊपर भी इतना मुश्किल हुआ था कि जवान वहाँ पर हतोत्साहित हो गए थे और जवान कहना नहीं मान रहे थे किसी भी चीज़ का कि जब पेंशन ही नहीं तो कोई बात नहीं, किंतु नौकरी फिर भी लोगों का एक भय था जो उसमें नौकरी की वजह से जा रहे थे आगे और आगे काम कर रहे थे, तालमेल बना हुआ था। किंतु ये 4 साल कैसा तालमेल रख पाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। और हमारे साथ एक और मेरे साथी हैं हरविंदर सिंह फौजी जी। और सबसे पहला सवाल मैं इनसे ये पूछूंगा कि आप पहला अपना सेना का अनुभव बताएंगे, आपने कहाँ कहाँ काम किया, और फिर उसके बाद आप इस अग्निवीर योजना पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे। नमस्कार तिरखा जी, जैसा कि आपने आज ये प्रोग्राम रखा, हम आपके आभारी हैं कि आज इस मुद्दे को लेकर आप हमसे मिले और सभी साथियों को आपने बताने का प्रयास किया कि ये अग्निवीर योजना के बारे में हम क्या सोचते हैं। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब रही बात अनुभव की, तो सर मैं तकरीबन 23 साल मैंने BSF में नौकरी की है और दुर्गम एरिए कश्मीर, राजस्थान, जहाँ -डिग्री और 50 डिग्री से ऊपर तक जाता है टेम्परेचर, यहाँ भी सर्विस किया।
मेघालय, मणिपुर, नागालैंड यहाँ सर्विस किया, और एक मौका मुझे डेपुटेशन जाके और पौंडीचेरी में भी सर्विस करने का मिला, तो ये किया। बाकी जो अग्निवीर योजना जिस पे अपन आज बात करने बैठे हैं, मैं समझता हूँ शायद इसको सबसे पहले तो सरकार ने एक रोजगार के रूप में दिखा रही है, जो मैं समझता हूँ कि ये गलत है। मैं समझता हूँ ये गलत है, क्योंकि जो भी जवान भर्ती होता है सेना में, वो एक जज्बा लेके देशभक्ति का वहां जाता है और सेना से अपनी देशभक्ति की भावना रखता है। सेना उसे कहती है आओ साथी तुम्हारा स्वागत है, और वो एक रोजगार लेके नहीं जाता है, वो अपनी भावना लेके जाता है देश के लिए। जी बिल्कुल जी। और जब वो वहां जाता है उसे ये नहीं पता कि मैं जीवित घर आऊंगा या नहीं आऊंगा। सेना एक तरह से उससे एग्रीमेंट लगा लें या उसकी भावना की कदर लगा लें। सेना बोलती है कि आओ साथी, आप देश सेवा कर रहे हो, अगर आपको भगवान ना करे आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो आपके परिवार का भरण पोषण सेना करेगी पेंशन के रूप में, या जो आर्थिक मदद होगी वो करेंगे। पर मालिक ऐसा किसी के साथ नहीं करे। लेकिन ये फील्ड ऐसा है जहां देश की बात आती है, हमें कई बार मिलिटेंट से लड़ाई लड़नी पड़ती है, कई बार काउंटर पार्ट जैसे पाकिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, इनके साथ लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो अनहोनी किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है। तो इस मुद्दे पे जो अग्निवीर अभी आप ये नया 2-3 दिन से चल रहा है और इस पे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, इसमें सिर्फ 4 साल के लिए कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये मेरी नज़र में प्रथम जो दृष्टि है, मेरी नज़र में ये योजना सरकार जल्दबाजी में लाई है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद आज इतने केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री, इसके बाद तीनों सेना अध्यक्ष इसके फायदे बता रहे हैं लोगों को, तो शायद मेरी नज़र में ये नहीं होता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकार ने जल्दबाजी की है इसे लाने के लिए। सरकार ने जल्दबाजी की है, अरविंदर सिंह जी फौजी का कहना है। और मैं राणा जी आपसे जो अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे आपने बताया कि 22-23 साल आपने देश के लिए सेवा की है सेना के अंदर रह के, तो क्या आपको लगता है कि 4 साल के लिए जो जवान भर्ती होगा उसकी जो ट्रेनिंग होगी वो इतनी अच्छी हो जाएगी कि जैसे पुरानी जो ट्रेनिंग होती थी, या 4 साल में अब जो ट्रेनिंग होने वाली है उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। अटल जी आपने सही का बात कही। अभी 4 साल के लिए जो रखा गया पीरियड, इसके अंदर बोला जा रहा है कि 6 महीने की ट्रेनिंग होगी जी। परंतु आप देखा जाए तो इस नजरिए से तो लगता है कि जो आने वाले सैनिक हैं जो 4 साल में भर्ती हो रहे हैं, तो उनको तो आत्महत्या की तरफ ही डाला जा रहा है। क्योंकि पहले अगर 9 महीने की ट्रेनिंग लगातार चलती जा रही है तो इसका मतलब कि 9 महीने में उनको बहुत कुछ सिखाया जाता है, जो कि अब कम कर दिया जाएगा, अर्थात उनको उस तरह ज्ञान नहीं होगा। और उसके बाद रही ट्रेनिंग की बात, तो सिर्फ ट्रेनिंग करने से ही आपका सारा पार्ट खत्म नहीं हो जाता है, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद भी जब आप फील्ड में जाते हो तो वहां पर उस फील्ड में जाकर के आपको असली ट्रेनिंग का पता चलता है, जो लगभग 4 साल 5 साल लग जाते हैं। जैसा कि बात करें जहां पर ऑपरेशन शब्द आता है तो वहां जिंदगी का सवाल बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है। ये ऑपरेशन शब्द या तो सेना के अंदर आते हैं या फिर आते हैं डॉक्टरी के अंदर। आपने सुना होगा जहां भी ऑपरेशन का नाम होता है हर किसी को घबराहट होती है, परंतु सेना ऑपरेशन करती है वहां घबराहट नहीं होती, जिंदा दिल से करती है। वो एक निर्णय लेके चलती है कि हमने देश के लिए करना है। उसी तरह एक डॉक्टर होता है वो भी करता है, परंतु आप इन चीजों को कंपेयर कीजिए। एक डॉक्टर भी एक ट्रेनिंग लेके आता है, क्या वो आते ही ऑपरेशन शुरू कर देता है या आते ही दवाइयां लिखना शुरू कर देता है? नहीं, वो आने के बाद कम से कम किसी डॉक्टरों के नीचे रहता है, वहां पर उसके हाथ सफाई होती है, काम करता है और करता है। जब प्रैक्टिस पूरी होती है तब अपना करना शुरू करता है। इसी तरह सेना के अंदर भी जब जवान आता है वो अपने कमांडरों के साथ आता है, तो कमांडरों के साथ फील्ड के अंदर सीखता है। असली ट्रेनिंग तो वहां होती है, क्योंकि पुतलों के ऊपर जो गोली चलाई जाती है वो पुतलों पे चलाई जाती है, पर असली गोली चलती है वहां पर कुछ और ही अनुभव होता है। तो वो अनुभव तो आपको 4 साल में जब आना होता है, उस समय आप घर आने की तैयारी करते हैं, तो यहां पर तो सेना कमजोर होती चली जाएगी, बिल्कुल कमजोर होती चली जाएगी। तो ये बहुत ही अजीब कसम डाल दिया है सेना को कि आने वाले जो सेना के जवान हैं वो जो पहले जो काम कर रहे हैं उनके साथ कैसा तालमेल कर पाएंगे समझ में नहीं आ रहा है, जो कि ये हमारे नजरिए में बिल्कुल गलत है। ये उन लोगों के साथ अत्याचार है जो इस समय 4 साल की नौकरी करने आ रहे हैं। उनको 100% 9 महीने की ट्रेनिंग तो दी जाए, 4 साल का मुद्दा बाद में है। और फील्ड में जब वो तैयारी कर लेते हैं तो वो 4 साल में वापस आते हैं तो सेना को हमेशा ही कमी रह जाएगी, क्योंकि आज हथियार तो बहुत हैं परंतु उसका अनुभव भी आना चाहिए। वरना इसके बारे में हम देख सकते हैं कि अभी एक युद्ध चल रहा है रसिया का,
जिसके पास हथियार बहुत है, परंतु वहां पर भी कम ट्रेनिंग किए हुए लोग अपना युद्ध लड़ रहे हैं, तो परिणाम देख रहे हैं। अब 4 साल के अंदर 4 महीनों के अंदर भी वह अभी तक कामयाब नहीं हो पाए। तो शायद हमारे साथ भी ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे सामने जो दुश्मन है वो चाइना जैसे हैं, बहुत ताकतवर हैं। बात करें तो पाकिस्तान जैसे हैं, जो हमको हर तरह का युद्ध लड़ना पड़ता है, छद्म युद्ध भी लड़ना पड़ता है जैसे कि हम बोलते हैं, और आमने सामने का लड़ना पड़ता है। तो ट्रेनिंग बहुत बड़ा पार्ट है। उसके साथ में जो 4 साल वहां पर बिताए जाएंगे, जब बंदा एक तैयार होता है, एक सैनिक तैयार होता है, असली सैनिक वो होता है बाद में पूरी देश सेवा दे पाता है, जो कि ये नहीं दे पाएंगे। जी, राणा जी ने बहुत अच्छी बात बताई राणा जी ने कि ट्रेनिंग का क्या महत्व है सेना के अंदर, और अब जो ट्रेनिंग होगी और पुरानी ट्रेनिंग में क्या। इस पे अगला सवाल मेरा हरविंदर भाई आपसे है कि माना ऐसा जाता है कि शायद जवानों के अगर संदर्भ में लें तो भारतीय सेना जो है वो विश्व की सबसे बड़ी सेना है, अगर जो सबसे ताकतवर। तो आपको लगता है कि ये अग्निवीर योजना जब लागू हो जाएगी तो उसमें जो जवान होंगे उससे सेना की ताकत बढ़ेगी या सेना की ताकत कम होगी? देखिए अटल जी, जैसा कि हमारी सरकार ये दावा कर रही है कि ये आने से युवा हो जाएगी सेना, जवान हो जाएंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, वो उन्होंने जैसे प्रेजेंट किया है उनके हिसाब से ठीक है, लेकिन ग्राउंड में अगर अपन बात करें तो मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा जी। क्योंकि मुझे लगता है कि जब जवान पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग नहीं पाया होगा, जवान जब ग्राउंड के बारे में पूरा जानता नहीं होगा, उसका तालमेल अधिकारियों से अच्छा नहीं होगा, फिर उसके साथ जो इससे थोड़ा सा हट के सामाजिक बात है वो भी मैं कहना चाहूँगा कि एक जवान जब सेना में 4 साल के लिए भर्ती हुआ और उसके 6 महीने निकल गए ट्रेनिंग में, 3.5 साल बचे हैं, 1-1.5 साल और निकल गया, जब कोई ऐसा ऑपरेशन या लड़ाई की स्थिति आती है जी, तो जैसे पुरानी सेना के जवानों में एक भावना आती थी देश के प्रति जी, मैं समझता हूँ शायद वो नहीं होगी। जी जी, उन्हें ये लगेगा कि किसी भी तरीके से अपन ये 4 साल पूरे करके लगभग 90% जो है ऐसे बच्चे होंगे जिनकी शादी नहीं हुई होगी, वो ये चाहेंगे कि अपने ये फंड लेके चलें और अपनी गृहस्थी बसाएं, अपना परिवार बसाएं, उनके अंदर ये भावना घर कर गई होगी। तो शायद वो इतना देश के प्रति समर्पण भावना उनके अंदर नहीं होगी, जिससे मैं समझता हूं कि जब मौका आएगा तो वो फ्रंट पे जाने की बजाय बैक फुट पे धीरे धीरे आने की कोशिश करेंगे, जिससे अपनी सेना की ताकत जो है कमजोर होगी। मेरा निजी मानना ये है कि सेना की ताकत घटेगी, सेना की ताकत कम होगी, ऐसा कहना है रविंदर जी का। और इन्होंने एक बात की भी, देश के प्रति समर्पण, तो उसके बारे में राणा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देशभक्ति का एक जज्बा होता है एक जवान के अंदर, जब वो सेना में काम करता है, उसका पूरा जीवन वो सेना को समर्पित कर देता है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ बात 4 साल की है। तो क्या आपको लगता है कि उतना देशभक्ति का जज्बा जो एक परमानेंट सैनिक में पहले होता था, उतना वो दोबारा विकसित हो पाएगा? अटल जी, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन शुरू से ही उठा हुआ है और हमेशा उठता रहेगा, क्योंकि देशभक्ति का जज्बा लेके ही आज लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज आप देखोगे रोड के ऊपर, आपको सुबह अगर घूमने जाते देखोगे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दिन भर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनका जज्बा है। आज छोटे से बच्चे को भी पूछ लोगे मेरे को फौज में जाना है, फौज में जाना है, उसको ये नहीं पता कि फौज कौन सी है, उसको ये पता है फौज में जाना है। आज आर्मी के फोर्स के कोई भी ट्रक चले जाते हैं, चाहे पैरामिलिट्री कोई भी चले जाते हैं, वो सलूट देते हैं, क्योंकि मन में उनकी भावना है कि हम फोर्स की सेवा करनी है। किंतु सरकार ने उनको ऐसे दोराहे पर खड़ा कर दिया है कि ना उगले बन रहा है ना निगले बन रहा है इस समय। क्या वो 4 साल के अंदर देश सेवा कर पाएंगे? नहीं। वो यही सोचेंगे चलो अच्छा है, नहीं मिल रही, इससे अच्छा यहाँ चले जाते हैं, कुछ तो होगा। जी जी, तो मतलब इनका कहने का मतलब यही है कि एक टेम्परेरी तौर पर लेंगे वो, और परमानेंट नहीं होगा। परमानेंट नहीं होगा। उनका मन में ये भावना होगी अब 4 साल है, 4 साल में ठीक है। वहां पर 4 साल में जाने के बाद उनका रिश्ता अफसरों से भी उस वैसा नहीं बन पाएगा, या साथ में जो जवान है उनसे भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो भी मजाक करेंगे तुम 4 साल वाले हो। चलिए, इस पे मैं आऊंगा बाद में आपके पास। अरविंदर जी, आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि जितना सेना का हम देखते हैं कि एक बजट होता है, जिसमें मैंने सुना है कि 25% बजट जो है वो सिर्फ पेंशन के लिए सेना रखती है, यानी कि जो उसके भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी पेंशनों में ही 25% का बजट जा रहा है। तो क्या एक ये बड़ी कसक थी सरकार की कि ये इतना ज्यादा पैसा जो हम पेंशन में दे रहे हैं इसको बचाया जाए, इसलिए ये अग्निवीर योजना लाई गई है? जी बिल्कुल, ये तो अपने जो राजनेता है इन्होंने खुल के ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है, और अभी आप न्यूज चैनल पे देख रहे हैं ये चीज तो चल ही रही है, इस पे काम हो भी रहा था कि आज पूरे देश में हर महकमे में
पेंशन खत्म कर दी गई, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे सिविल सर्विस हैं, सब में पेंशन खत्म कर दी गई। लेकिन एक डिफेंस डिपार्टमेंट ऐसा था जिसमें पेंशन थी। तो सरकार चाहती थी कि किसी तरीके से ये आर्थिक भार, जो इसको भार माना है गवर्नमेंट ने, बोझ माना है, इस बोझ को कम करना चाह रही थी सरकार। लेकिन इस चीज के दुष्परिणाम ज्यादा आएंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। और बाकी फील्ड हैं, बाकी जो महकमे हैं, उनमें चाहे किसी तरह की। अरविंदर जी, ये नेता खुद की पेंशन तो बंद करते नहीं है। मैं भी वही पूछना चाह रहा था अटल जी आपसे कि ये लोग एक दिन के लिए, एक महीने के लिए विधायक बन जाएंगे तो इनकी पेंशन लागू होगी, उसके बाद ये अगर विधायक के बाद सांसद बन गए तो भी इन्हें पेंशन मिलेगी, आजीवन मिलती रहेगी। अगर अपन इनका खर्च निकालें तो शायद सेना की पेंशन से ज्यादा पेंशन ये लोग उठा रहे हैं। जी जी जी। तो सबसे पहले ऐसा क्यों नहीं किया इन्होंने कि जो सैनिक 20 साल सर्विस करके, 18 साल सर्विस करके आ रहा है, उसकी पेंशन रोकने की बजाय अगर ये अपने नेता, विधायक और MP इनकी अगर पेंशन रोकते तो शायद देशवासी या पूरे देश के जितने लोग हैं, सबका समर्थन लोगों का इनके साथ होता कि ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया सरकार ने। ये लोग सेना जो अपने देश के रक्षा कर रही है, और जिनके भरोसे अगर बोला जाए, चलो ये दूसरी बात होगी कि मैं फोर्स का मेंबर रहा हूं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आम सिविल की जज्बा या कहने का यही होता है कि अगर देश की सेना मजबूत है तो हम आराम से अपने घरों में सोते हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि देश की सेना जो वो है मजबूत है तो ही हम चैन की नींद सो पाते हैं। एक मैंने बैनर भी देखा था कि आप चैन से सोइए, हम आपकी साथ हैं। तो एक और सवाल जो मैं राणा जी आपसे पूछना चाहूंगा कि मोदी सरकार जो है वो हर चीज को प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रही है। जैसे आपने देखा रेलवे में भी एक ट्रेन प्राइवेट चलती है तेजस नाम से। तो क्या आपको लगता है कि सेना को भी इस तरह से प्राइवेटाइजेशन करने की कोई योजना है इनकी? देखिए, जिस हिसाब से ये 4 साल का मुद्दा आया तो इसको तो इसी तरह से लिया जा सकता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो रिटायर्ड पर्सन आते हैं तो वो एक्समैन के तौर पे भी कहीं ना कहीं काम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी कि जो पुराने एक्समैन्स हैं वो जब नए आ जाएंगे, जो इनको पूरा दे दिया जाएगा, भी इनको एक्समैन की पूरी दे दी जाएगी, पावर दे दी जाएगी, तो ये पुराने जो हैं 20-20 साल करके आ रहे हैं तो वो आने के बाद कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब उनका कोटा तो पहले से फिल हो जाएगा, जो कि बहुत थोड़ा सा है। और दूसरी बात रही यहाँ पर कि गवर्नमेंट इस बारे में सोच ले कि हमें इन 4 साल के बंदों को अगर करना ही है तो पहले इनको आर्मी में ना दे करके पैरामिलिट्री फोर्स में भेजा जाता। जी जी, ये एक सुझाव है आपका? हाँ, हमारा सुझाव है कि पैरामिलिट्री में भेजा जाता, क्योंकि पैरामिलिट्री में वैसे ही पेंशन नहीं है। ठीक है। आर्मी में पेंशन है, वो रहनी भी चाहिए। हम तो कह रहे सभी डिपार्टमेंट में पेंशन होनी चाहिए, जैसे कुछ स्टेटों ने वापस लागू कर दी है, होनी चाहिए। राजस्थान में भी हुई है, राजस्थान में भी लागू की गई है। ये होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जब देशभक्ति का जज्बा आता है, उसे ये विश्वास है कि मुझे कुछ भी हो जाए पर मेरे परिवार के लोग पीछे भूखा नहीं मरेंगे। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है जी, सबसे बड़ी बात है। तो ये जो चीज है ना, ये सरकार ने बहुत बिना सोचे समझे प्राइवेटाइजेशन की तरफ इसलिए बढ़ रही है कि आने वाले समय में मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो बड़े बड़े घराने हैं उनका बैच भी सेना के कंधों पे आ जाए। जी, मैं समझ गया हूं आपकी बात, वो भी आ जाए, क्योंकि अभी बड़े घरानों को अगर सिक्योरिटी चाहिए तो मेरे को लगता है एक सिक्योरिटी उनके लिए तैयार की जा रही है 4 साल वाली। ये बहुत बड़ी बात कही है आपने। उनके लिए तैयार की जा रही है कि वो रिटायरमेंट होंगे तो जाओ जी, एक्समैन के तौर पर उनके वहां लग जाओ, 15-20 हजार रुपए लो और काम कीजिए। उनको तैयार किए कराए सैनिक मिलेंगे उनकी फैक्ट्रियों की सुरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। मतलब कि ट्रेनिंग सेना में दी जाएगी, खर्चा सेना के ऊपर पड़ेगा, पर काम सारी जिंदगी किसके लिए करेंगे? उन लोगों के लिए, उन बड़ी बड़ी नेता, आप समझ देंगे। जी, मैं समझ गया हूँ। कुछ हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन मोदी सरकार जो है वो कुछ चंद लोगों की सरकार ऐसा कहा जाता है। और इन्होंने, राणा जी ने एक बहुत अच्छी बात ये बताई है कि ये जो 4 साल का जो अग्निवीर तैयार किया जा रहा है, ये शायद कहीं उन्हीं की सेवा में तो नहीं लग जाएंगे बाद में। तो ये इस बात पे हम सबको सोचना होगा। एक और सवाल रविंदर जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पहले सर, मैं ये जैसे राणा जी ने अभी जिस पॉइंट पे बोला, इस पे थोड़ा सा मैं अपना जी और रखना चाहूंगा कि जैसे राणा जी ने बोला, मैं इनसे पूर्णतः सहमत हूं कि ये प्राइवेटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये निजीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं।
लेकिन सरकार का एक दावा है, एक ये उनका वायदा है जो बोला जाए कि अगर 10वीं पास है उसे 12वीं का सर्टिफिकेट देंगे 4 साल बाद, अगर 12वीं पास है तो उसे हम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट देंगे, और उसके बाद इन्हें जो आने के बाद सर्विस में मौका दिया जाएगा, करा जाएगा। मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहूँगा बिना लाग लपेट के कि आज बेरोजगारी इस चरम पे है कि हमारे देश के बच्चे इतने पढ़े हुए हैं, इतना टफ कंपटीशन है कि उन लोगों का कंपटीशन क्रैक करना या निकालना बहुत मुश्किल है। जो बच्चा 4 साल अपनी पढ़ाई से कट गया, जिसे आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे दोगे, क्या वो क्रैक कर सकेगा? क्या वो उस लेवल पे पहुंचेगा कि वो उस नौकरी को हासिल कर सके? जी, एक ने जो रेगुलर स्टडी की है, 3 साल कॉलेज गया है, क्लासें लगाई हैं, और एक जो सेना में रहा है, उन दोनों में फर्क होगा। आपका कहने जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ जो आपने अपने शब्दों में कहा, बिल्कुल यही मेरे कहने की भावना है। उसके बाद क्या होगा? एट लास्ट 2-3 साल वो ट्राई करेगा, ट्राई करने के बाद जब उसे नहीं मिलेगी, नहीं मिलने के बाद फिर क्या होगा कि या तो वो कहीं जैसे सिक्योरिटी सर्विस या इस लाइन में चला जाएगा। फिर जरूरी नहीं है, जो सबसे डरावना पॉइंट है मेरी तरफ से, जी, मैं समझता हूं कि जब 4 साल करके आ जाएगा, उसे सर्विस नहीं मिली और हमारे देश में विघटनकारी ताकतें हावी हो जाएंगी, जैसे चीन है या बहुत बड़ी बात कही आपने। माओवादी हैं, आतंकवादी हैं, चाहे हम किसी ISI की बात कर लें, कोई भी, ये ताकतें हावी हो जाएंगी। क्यों? उन्हें बना बनाया ट्रेंड सोल्जर बिल्कुल मिलेगा। और मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी उनमें चले जाएंगे, लेकिन अगर अपन बात करें सिर्फ 2% भी अगर उनके साथ मिल गए, जो 75% वापस आएंगे उनमें से अगर 2% भी ऐसी किसी लालच में या उन्हें सर्विस नहीं मिल रही, वो हताश हो जाएं या वो अपना देखें हमारा तो कैरियर बर्बाद हो गया, वो गलत रास्ते में पड़ जाएं, इन विघटनकारी ताकतों के घेरे में आ जाएं, तो मैं समझता हूं देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये इस पे सरकार या हमारे देशवासियों को सबको एक गहन अध्ययन करना चाहिए इस बिंदु के ऊपर, जो सबसे डरावना पॉइंट मेरी नजर में है। ये मैं बहुत ही अच्छी बात हरविंदर जी ने कही है कि ऐसे बेरोजगार सड़कों पे घूमेंगे जिनको बंदूक चलानी आती है, जिन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग ली हुई है, और वो अगर किसी गैंगस्टर या किसी माओवादी इन ग्रुपों में मिल जाते हैं तो ये देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। राणा जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूंगा, आप इतने साल सेना में रहे हैं, तो अफसर और जवान का जो रिश्ता होता है, ठीक है, कोई भी रिश्ता यदि मैं मानूं तो वो इतनी जल्दी 1-2 साल में डेवलप नहीं होता, ठीक है। तो जैसे भी आपका कोई अच्छा दोस्त भी है तो शायद 7-8 साल बाद वो बहुत पक्का दोस्त माना जाता है। तो 4 साल के लिए जो अग्निवीर आएगा सेना में, तो क्या उसके रिश्ते अफसर के साथ इतने अच्छे हो जाएंगे कि उनकी जो वर्किंग होगी वो एक्सीलेंट होगी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसके बारे में पहले भी बोल रहा था, जब आपने कहा था इस पे बाद में बात करेंगे। जी जी। तो बात वहीं आती है कि 4 साल पे जब जाएंगे तो आप समझिए एक मजाक उड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मजाक आप समझते हैं किसी न किसी बात कर लेते हैं, वहां पर ये 4 साल में भी हतोत्साहित होंगे और फोर्स के अंदर भी फ्रैक्शन आएगा, क्योंकि जो पुराने लोग कहेंगे यार 4 साल के लिए होता है, ये क्या कर लेंगे, ये क्या करेंगे, मतलब उनका एक मजाक उड़ाया जाएगा। सिंपल सी बात, जैसे कि बात करें पैरामिलिट्री आर्मी में, वहां पर भी एक पैरामिलिट्री कहते हैं ये तो पैरामिलिट्री वाले हैं, आर्मी वाले नहीं, परंतु गोली तो पैरामिलिट्री, हाँ बिल्कुल, वो भी जवान ही है, वो भी जवान है, किंतु वहां उनका मजाक उड़ाया जाता है। हम वहां पर भी आपस में एक नहीं हो पाते हैं जी। ये तो फोर्स के अंदर जा रहे हैं तो ये तो बिल्कुल पेंशन वाले नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनको तो ऐसा करा जाएगा कि इनको दबाव रखा जाएगा, किराएदार के तौर पे और दबाव रखा जाएगा। पहला दबाव तो इन पे ये होगा कि सरकार ने बोल दिया इसमें से 25% लिए जाएंगे, 25%, तो इसका मतलब जो यूनिट कमांडर होंगे या फिर जो वहां पर इनको मार्क देंगे, ऊपर जो सीनियर से मार्क देंगे, तभी तो है उनकी जी हजूरी में रहेंगे, हजूरी में इनको ज्यादा लगना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई कहेगा, तो वहां पर ये चीज बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत गलत हो जाएगी, क्योंकि छोटे शब्दों में मतलब इनका शोषण होगा हर तरह से। अब शोषण किस कदर होगा ये आप समझ सकते हैं कि जब जो निकल जाएंगे ना, तो वो ये कहेंगे कि जो उनमें से 25% लिए गए हैं वो गलत लिए गए हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन बहुत बड़ा पैदा होगा, जिसको सरकार क्या, हम क्या, कोई भी भर नहीं पाएंगे। ये बहुत ही देश के लिए ऐसी स्थिति होगी कि उस समय कोई भी कुछ कहे, परंतु इन नेताओं ने तो कुर्सी बदलते चले जाना है, परंतु रह जाएंगे हम और हमारे बच्चे, जो कि ऐसी स्थिति में चले जाएंगे कि आपस में। रविंदर जी, ये जो विरोध कर रहे हैं युवा सड़कों पे,
सुनने में आ रहा है कि ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है। तो एक तो इनको और एक उन नेताओं को जो इसके फायदे गिनवा रहे हैं टीवी पे, दोनों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? एक एक करके दोनों के लिए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं इन युवाओं को जो भी इस तोड़फोड़ में शामिल हो रहे हैं, इनको कहना चाहूंगा कि ये देश की संपत्ति, उनकी खुद की संपत्ति है। उनके ही माता पिता के द्वारा, उनके द्वारा या देश के द्वारा वो पैसा दिया गया जिससे ये संपत्ति बनाई गई है। उनका टैक्स का पैसा है, हम लोगों का ही, हमारे देश का पैसा है। जितना भी नुकसान हो रहा है हम सबका ही हो रहा है जी। ये मत समझिए सरकार का, वो सरकार का नहीं, नुकसान हम लोगों का हो रहा है। उतनी सुविधाएं हमारी खत्म हो रही है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने देश को अगर कोई विरोध करना है तो हमें दूसरे देशों से भी इस चीज को सीखने की है। जैसे कि बात करें कि जापान को ले लें, वहां पर अगर विरोध प्रदर्शन का होता है तो अगर वो जैसे कोई फैक्ट्री विरोध प्रदर्शन जूता की कर रही है तो वो एक पैर का जूता बनाना शुरू कर देती है, दूसरे का बनाता नहीं है। जब बनाएगी नहीं तो मार्केट में जूता जा ही नहीं पाएगा, परंतु काम नहीं बंद करती है। एक तरीका ये भी है, बहुत अच्छी बात। और दूसरा तरीका ये भी है, आप काली पट्टी बांधिए और अपने काम पे जाइए और इस चीज का कहिए, पूरा देश क्या पूरा संसार आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा। जहां पर आप मार तोड़ की भाषा या मारने का, आपका कहना है शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। अब बात करते हैं राजनेताओं की जी। देखिए, थोड़ा कड़वा जवाब है मेरा कि राजनेताओं में ऐसे कितने लोग हैं जिनके बच्चे फोर्स के अंदर हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात की यार। और उनके बच्चे तो फोर्स में है नहीं, उनके बच्चे तो पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। आम पब्लिक है, उनके बच्चे फोर्स में जाते हैं जी। ठीक है, तो राजनेताओं से इतनी अपील है कि आप जो कुछ भी बनाएं, जो कुछ भी करें या इस पे जो भी बयान करें, उसको आप धरातल पर आकर देख करके करें, उन लोगों से पूछ के करें। जैसे कहा गया था कि इस अग्निवीर योजना को 1.5 साल पहले से हम तैयार कर रहे हैं, तो क्या 1.5 साल पहले बताया भी तो जा सकता था कि हम ऐसा कुछ लाने जा रहे हैं? 1 सेकंड में सब कुछ तैयार हो जाता है आपका, और उसको पीछे 1.5 साल का बोलते हैं। किससे पूछा गया था? मिसकम्युनिकेशन है, जो कि जनता को समझ नहीं आता। और जितने भी आज तक जितने भी तरह के हमारे पे जो नए नए लादे गए हैं चीजें, उन सबका विरोध ही होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा क्यों? सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए कि कम्युनिकेशन का गैप ना हो। अगर कम्युनिकेशन का गैप नहीं है तो जनता हमेशा उनका साथ देगी, उनका सम्मान करेगी, क्योंकि वो हर जगह इस चीज में फेल होते जा रहे हैं कम्युनिकेशन के अंदर। उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। और हम फिर एक बार कहना चाहेंगे हमारे वीर जवानों को जो इस तरह के कदम उठा रहे हैं कि वो ऐसा ना करें। आप आंदोलन कीजिए, शांतिपूर्वक कीजिए जी। तो राणा जी का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होने चाहिए, ना कि इस तरह से तोड़फोड़ आगजनी करनी चाहिए। यही सवाल अरविंदर जी आपसे भी पूछना चाहूंगा कि उन 2 लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, एक तो नेताओं को और एक युवाओं को? जी तिरखा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा राजनेताओं की। जैसा कि हमारे गीताधर भाई ने बोला कि वो लोग युवाओं को समझाने में विफल रहे हैं कि उनके लिए क्या योजना ला रहे हैं हम। युवाओं में आक्रोश है, युवा उनसे ये श्योरिटी मांग रहे हैं कि आने के बाद हमारे भविष्य का क्या होगा, या आके हम लोग कैसे पुनरावास करेंगे, हम लोग को कहाँ सेट करोगे। तो ये चीज़ें समझाने में आम तौर पर देखा गया है कि राजनेता विफल हो गए। और अब जब पूरे देश में आगजनी हो रही है, अब इसके बाद ये हरकत में आए हैं। अब अपन देखें तो हर राजनेता, केंद्रीय मंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेना के जनरल जो है, फिर ये इसके फायदे समझाने लगे, उसके फायदे गिनवा रहे हैं। अगर यही चीज पहले कर ली होती तो मैं समझता हूँ शायद इतनी विघटन जो है या ये इस तरह का प्रोटेस्ट जो है आक्रामक नहीं होता। तो शायद कहीं ना कहीं इनकी भी थोड़ी सी मिस्टेक रही है कि अपने को कोई चीज योजना लागू करनी है तो उसका जो संबंधित है, अगर वो स्टूडेंट थे तो उनको कम से कम 6 महीने पहले एक तरह से ब्रीफ करना शुरू कर देना चाहिए था कि आप लोगों के लिए बहुत उत्तम योजना आ रही है, जिससे आपका जो है बेरोजगारी कम होगी, जिससे आपको नौकरी मिलेगी, आपकी देश भावना भक्ति को देखते हुए फौज में आपको मौका दिया जाएगा, इसके ये फायदे होंगे, इसके ये, इस तरह से इन्हें मतलब बताना चाहिए था। और एक इन्होंने सबसे बड़ी गलती की है कि हम देशभक्ति की भावना बोलते हैं फौज में, इन्होंने उसे रोजगार में दिखाने का प्रयास किया है
कि अब हम 50,000 लेंगे रोजगार, फिर उसके बाद फिर 50,000 लेंगे, मतलब ये मार्केटिंग कर रहे हैं आप। मार्केटिंग कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। और मैं फिर अपील करना चाहूंगा अपने राजनेताओं से कि बाकी फील्ड में आप राजनीति करिए, कोई बात नहीं, मार्केटिंग करिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक फील्ड छोड़ दीजिए देशभक्ति का, फौज का। इस पे आप प्लीज 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 मार्केटिंग और जो है इस तरह की वोट वाली राजनीति या इस तरह की राजनीति ना खेलें। और दूसरी बात, मैं अपने इन जो हमारे छोटे युवा भाई, बच्चे ही बोलूंगा क्योंकि हमारे जी, जी। बच्चों की उम्र के हैं, जी, 17 बिल्कुल। साल के, तो शायद मेरे बच्चे 25-26 साल का है, तो बच्चे हैं हमारे वो। मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र अपील करना चाहूंगा उन बच्चों से कि आपका पॉइंट बहुत जायज है। आपकी जो डर है, भय आपके मन में, जो आपकी शंका है, बिल्कुल जायज है। पूरे देशवासी आपके साथ हैं, सभी आपके साथ हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा संयम से काम लेना पड़ेगा। जो इस तरह की देखा जा रहा है, 60 बोगी फूंक दी, 10 इंजन फूंक दिए, एट लास्ट ये क्या है कि ये वजन हमारे ऊपर ही आएगा। एक तो अभी देश वैसे आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, लोगों की आय कम है, और इस तरह से फिर सरकार जो फिर हमारे ऊपर टैक्स का बोझ ला देगी इसको पूरा करने के लिए, तो शायद हमें और ज्यादा दर्द होगा। तो मैं फिर इन बच्चों से अपील करना चाहूंगा कि बच्चों, आपका जो ये प्रोटेस्ट है सही है, इसको शांतिमय तरीके से करें। पूरा देश आपकी पीड़ा को समझ रहा है और आपके साथ है, लेकिन तब तक साथ है जब तक आप इसको शांतिमय तरीके से कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से आक्रामक होंगे, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, तो शायद हम जो 2 भाई बैठे हैं आपके साथ आपके, तो शायद हमारी भी कहीं ना कहीं से भावना होगी कि ये बच्चे गलत कर रहे हैं, तो शायद हम भी आपके साथ खड़े ना हो सकेंगे। इन्हीं शब्दों को बहुत बहुत धन्यवाद हरविंदर जी और राणा जी। आज आपने इस बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो अग्निवीर का चल रहा है आज देश में, उस पर आप दोनों ने अपनी राय रखी, आपने मुझे समय दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद। अटल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे दर्शकों को भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस मंच पे बुलाया। थैंक यू। धन्यवाद अटल जी आपका कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे पर आज ये डिबेट रख के और बच्चों को संदेश देने के लिए हमें बुलाया, इसके लिए। और फिर दोबारा अंत में इन बच्चों से फिर एक बार दोबारा प्रार्थना कि आप लोग शांतिमय तरीके से ये